बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 1। आज हम पढ़ेंगे मोल। मोल का इस्तेमाल केमिस्ट क्यों करते हैं, मोल किसको ज़ाहिर करता है, मोलर मास का मोल के साथ क्या ताल्लुक़ है, और इन तमाम चीज़ों का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में केमिस्ट्री के अंदर क्या फ़ायदा है। तो इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। मोल मोल की इस्तिलाह को समझने से पहले मैं आपको एक दफ़ा ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फार्मूला के बारे में दोबारा बताना चाहता हूँ। आखिरी लेक्चर में भी हमने ये बात की है, लेकिन मोल समझने से पहले इसको ज़रा तफसील से समझना दोबारा ज़रूरी है। पहले मैं आपको मोल का थोड़ा सा तारुफ कराता चलूँ, फिर इसकी तरफ आता हूँ। अगर आप मोल को गूगल के ऊपर सर्च करें ना, तो दो तरह का मोल आपको देखने को मिलेगा। एक मोल बायो के अंदर और दूसरा मोल केमिस्ट्री के अंदर। बायो के अंदर जब हम मोल की बात करते हैं तो मोल एक मैमल का नाम है जो ज़ेरे ज़मीन पाए जाते हैं और ये ज़मीन को खोदने का काम भी करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो ज़मीन की सबसे ऊपर वाली तह है, इसकी जो फर्टिलिटी है, इसकी जो अनाज बीज उगाने की सलाहियत है, वो कम हो जाती है। खैर, ये था बायोलॉजी के लिहाज से मोल। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ केमिस्ट्री के लिहाज से मोल। मोल का मतलब होता है ढेर, अ ह्यूज नंबर, एक बड़ी वैल्यू, एक बड़ी मिकदार। इसको एक ग्रीक लफ्ज़ से ये ड्राइव्ड है, यूनानी लफ्ज़ से ये लिया गया मोल, जिसका मतलब होता है पाइल, हीप। इसका मतलब है ढेर। मतलब मादा जब हमारे पास ज़्यादा मिकदार के अंदर मौजूद होता है, तो ज़्यादा मिकदार में मौजूद मादे को हम ज़ाहिर करने के लिए मोल की इस्तिलाह का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से इसको कहा जाता है कि ये जो केमिस्ट होते हैं उनका एक खुफिया यूनिट है, क्योंकि ज़्यादा मिकदार में पड़े हुए मादा को ज़ाहिर करने के लिए हम ये इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं। तो ये मोल की इस्तिलाह सबसे पहले एक साइंसदान है जिनका नाम था ओस्टवर्ल्ड, उन्होंने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया। लेकिन खैर, इसकी तफसील में जाने से पहले हम देखते हैं कि जो अशिया हैं वो कितनी इकसाम की होती हैं, अशिया की कितनी इकसाम है। तो पहले मैं अगर अशिया की इकसाम बताता चलूँ आपको, तो 3 तरह की अशिया हैं। वो कौन कौन सी इकसाम है जी अशिया की? एलिमेंट्स, ये एक किस्म की शय है। दूसरे नंबर पर कंपाउंड्स, ये भी एक किस्म की शय है। और तीसरे नंबर पर आयोनिक कंपाउंड। ये भी एक किस्म की शय है। तो एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स, तीनों ही अशिया कहलाती हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया हैं, मुख्तलिफ पार्टिकल्स के मिलने से बनती हैं। कौन कौन से पार्टिकल्स के मिलने से बनती हैं, उनकी तरफ चलने से पहले मैं ज़रा तीनों की मिसालें आपके सामने रखता चलूँ। एलिमेंट्स, जब मैं लिखता हूँ ना हाइड्रोजन, तो ये एक एलिमेंट है। मैं लिखता हूँ नाइट्रोजन, ये भी एक एलिमेंट है। मैं कहता हूँ ऑक्सीजन, तो ये भी एक एलिमेंट है। अगर मैं कहता हूँ सोडियम, तो ये भी एक एलिमेंट है। और बेशुमार एलिमेंट्स की मिसालें मौजूद हैं। जब मैं कंपाउंड की बात करता हूँ तो मैं लिखता हूँ पानी, ये कंपाउंड है। सल्फ्यूरिक एसिड, ये कंपाउंड है। मैं इसके अलावा लिखता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक कंपाउंड है। मैं लिखता हूँ ग्लूकोज, तो ये भी एक कंपाउंड है।
ये मुख्तलिफ कंपाउंड्स की मिसालें हैं। अगर मैं आयनिक कंपाउंड की बात करूं तो मैं लिखता हूं सोडियम क्लोराइड जो कि एक आयनिक कंपाउंड है। मैं लिखता हूं कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक आयनिक कंपाउंड है, और कॉपर सल्फेट लिखा जा सकता है। ये मुख्तलिफ आयनिक कंपाउंड्स की मिसालें हैं। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनका जो सबसे छोटा ज़र्रा है, जो सबसे छोटा यूनिट है, जो सबसे छोटा पार्टिकल है, इन एलिमेंट्स का सबसे छोटा पार्टिकल, तो एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल एटम कहलाता है। एलिमेंट के सबसे छोटे पार्टिकल को क्या कहते हैं? एटम। जबकि किसी मुरक्कब से मुराद है कंपाउंड, मुरक्कब के सबसे छोटे पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। किसी मुरक्कब के सबसे छोटे पार्टिकल को। जब मैं आयनिक कंपाउंड की बात करता हूं तो आयनिक कंपाउंड के सबसे छोटे पार्टिकल को फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। तीनों बातें आपने याद रखनी है। अशिया तीन तरह की हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड। मैंने मिसालों से वाज़िया किया। फिर मैंने बताया एलिमेंट के सबसे छोटे पार्टिकल एटम्स कहलाते हैं, कंपाउंड के सबसे छोटे पार्टिकल मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, और आयोनिक कंपाउंड के सबसे छोटे पार्टिकल्स फार्मूला यूनिट्स कहलाते हैं। अब एलिमेंट के मास को, एलिमेंट्स के मासेस को एटॉमिक मास से जाहिर करते हैं। पहली बात, एलिमेंट के मास को किससे जाहिर करते हैं? एटॉमिक मास से। कंपाउंड या मुरक्कब के मास को किससे जाहिर करते हैं? मुरक्कब के मास को मॉलिक्यूलर मासेस से जाहिर करते हैं, या मॉलिक्यूलर मासेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि एलिमेंट एटम के मिलने से बना, मुरक्कब किसी मॉलिक्यूल के मिलने से बना। तीसरे नंबर पर आयनिक कंपाउंड के मास को फार्मूला मासेस कहते हैं। मिसाल के तौर पर ज़रा तीनों की अगर एक मिसाल लिख लें तो हमें ये बात समझ आ जाएगी आसानी के साथ। मैं लिखता हूँ कार्बन का एटॉमिक मास बराबर है 12 AMU। एटॉमिक मास की बात कर रहा हूँ, और एटॉमिक मास का यूनिट क्या है? एटॉमिक मास का जो यूनिट है उसको एटॉमिक मास यूनिट बोला जाता है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कार्बन के एटॉमिक मास की, जो कि कितने हैं? 12। तो मैं लिखूँगा 12 एटॉमिक मास यूनिट AMU, क्योंकि कार्बन एक एलिमेंट है और एलिमेंट का जो मास है वो एटॉमिक मास होता है, और यूनिट क्या होगा? एटॉमिक मास यूनिट AMU।
मैं ज़रा मॉलिक्यूल की बात करता हूँ। पानी का मॉलिक्यूलर मास ये बराबर है 18 AMU। मैं आयनिक कंपाउंड की बात करता हूँ तो लिखता हूँ सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास ये बराबर है किसके, 58.5 AMU के। मैंने एक एक मिसाल दे दी तीनों की। अब अगर मैं किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को AMU की बजाय ग्राम्स में जाहिर कर दूं तो ये उसका क्या कहलाएगा, ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक मास। ये आखिरी लेक्चर में हम पढ़ के आए हैं बात, बड़ी तफसीली इस बात को हमने समझने की कोशिश की थी कि जब भी किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम्स में जाहिर कर दिया जाए तो ये उसका क्या कहलाता है, ये उसका कहलाता है ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक मास या मोल। अच्छा, जब किसी कंपाउंड के, जब किसी मुरक्कब के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में जाहिर कर दिया जाए तो ये उसका क्या कहलाता था, ये उसका कहलाता है ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोल। तीसरे नंबर पर हमने कहा था जब किसी आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को ग्राम्स में जाहिर कर दिया जाए तो ये उसका क्या कहलाएगा, ग्राम फार्मूला या ग्राम फार्मूला मास या मोल। मतलब हम तीनों तरह से मोल को वाज़ह कर सकते हैं, मोल को बयान कर सकते हैं कि जब भी किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को, कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को, आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को ग्राम्स में जाहिर कर देंगे। किस में जाहिर कर देंगे, जब हम इस मास को जाहिर कर देंगे किस में, ग्राम के अंदर, इस मास को जाहिर कर देंगे किस में, ग्राम में, इस मास को जाहिर कर देंगे किस में, ग्राम में, तो ये उनके क्या कहलाएंगे, एक मोल की तादाद कहलाएगी, ये उनका एक मोल कहलाएगा। मैं अगर दोबारा यही मिसाल लिखना चाहता हूँ तो फिर मैं लिख सकता हूँ कि कार्बन का एक मोल, पहले मैंने लिखा था कार्बन का एटॉमिक मास और ये था 12 AMU। जब मैं इसी को जाहिर कर दूंगा किसमें, ग्राम्स के अंदर, 12 ग्राम्स, तो अब मैं एटॉमिक मास कहने की बजाय उसको क्या बोलूँगा, एक मोल। इसी तरह से जब मैं लिखूँगा पानी का एक मोल तो इसका मतलब होगा पानी के 18 ग्राम। मैंने क्या किया, पानी का जो मॉलिक्यूलर मास था 18 AMU, इसको मैंने जाहिर कर दिया किसमें, ग्राम्स के अंदर। अब यही जो मॉलिक्यूलर मास था, अब ये क्या कहलाएगा, या तो ग्राम मॉलिक्यूल कहलाएगा या ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा या मोल कहलाएगा। इसी तरह से मैं लिख सकता हूं कि सोडियम क्लोराइड का एक मोल किसके बराबर होगा, 58.5 ग्राम्स के। मतलब मैंने उसी फार्मूला मास को ग्राम्स के अंदर जाहिर कर दिया। तो जब मैं फार्मूला मास को ग्राम्स में जाहिर कर दूंगा तो यही मिकदार उस शय के एक मोल के बराबर होगी। तो आपने देखा कि ये जो ग्राम एटम है, ग्राम मॉलिक्यूल है, ग्राम फार्मूला है, ये असल में मोल्स ही हैं, ये असल में मोल्स हैं। लेकिन फ़र्क तीनों में ये है, हमने मोल की बजाय
तीन अलहदा अलहदा इस्तिलाहें इस वजह से इस्तेमाल की हैं क्योंकि ये मोल किसी एलिमेंट का है, ये मोल किसी मॉलिक्यूल का है, ये मोल किसी आयोनिक कंपाउंड का है। क्योंकि हमने कहा था कि हमारे पास जो अशिया हैं वो कितनी तरह की होती हैं, तीन तरह की होती हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स या आयोनिक कंपाउंड। तो चूंकि अशिया तीन तरह की है तो उसके लिए तीनों तरह की अशिया के लिए जो हमने मोल की इस्तिलाह का इस्तेमाल किया है वो भी मुख्तलिफ तरह से किया है, ग्राम एटम की शक्ल में, ग्राम मॉलिक्यूल की शक्ल में, ग्राम फार्मूला की शक्ल में। लेकिन तीनों शक्ल में अगर आप देखें ना तो यहाँ पे एक मोल कार्बन के मास को जाहिर कर रहा है, यहाँ पे एक मोल पानी के मास को जाहिर कर रहा है, यहाँ पे एक मोल सोडियम क्लोराइड के मास को जाहिर कर रहा है। मतलब तीनों हालतों के अंदर जो मोल है वो किसको जाहिर करता है, मास को, वजन को, मादे को। इसका मतलब कि किसी भी मादे की मिकदार को जाहिर करने के लिए हम कौन सी इस्तिलाह का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोल की इस्तिलाह का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसके लिए, किसी भी मादे की मिकदार को जाहिर करने के लिए। अगर मैं कहूं कि मेरे पास ये जो कार्बन है ये एक मोल है, एक मोल से मुराद 12 ग्राम है, तो इस 12 ग्राम के अंदर जो एटम्स की तादाद होगी, एटम्स क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं कार्बन की मिसाल ले रहा हूं। कार्बन एक एलिमेंट है और हमने पढ़ा एलिमेंट किसके मिलने से बना हुआ है, एलिमेंट एटम के मिलने से बना हुआ है। यहां पे हमने कहा था एटम। या मैं ये कह सकता हूं कि पानी का जो एक मोल जो 18 ग्राम रखता है, इसमें पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी तादाद कितनी है, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर है। क्यों, क्योंकि पानी एक कंपाउंड है और कंपाउंड का छोटा यूनिट क्या होता है, मॉलिक्यूल। इधर पढ़ के आए हैं। तो ये पूरा कंपाउंड, इस पूरे कंपाउंड के जो 18 ग्राम होंगे वो किसके मिलने से बने होंगे, पानी के बेशुमार मॉलिक्यूल्स के। और वो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, वो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर मॉलिक्यूल होंगे। इसी तरह से आयनिक कंपाउंड का जो एक मोल है, सोडियम क्लोराइड का एक मोल 58.5 ग्राम के बराबर है। इसका मतलब कि इसमें फार्मूला यूनिट्स की तादाद कितनी होगी, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि आयनिक कंपाउंड किसके मिलने से बनता है, फार्मूला यूनिट के मिलने से बनता है। तो लिहाजा कोई भी शय अगर आपके पास एक मोल हो तो उसके अंदर पार्टिकल्स की तादाद कितनी होती है, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होती है। तो यहां से हम मोल की तारीफ कर सकते हैं कि मोल क्या है, मोल असल में ऐसी मिकदार है जिसमें पार्टिकल्स की तादाद, मादे की ऐसी मिकदार जिसमें पार्टिकल्स की तादाद कितनी होगी, 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 होगी। तो मैं तीनों हालतों में लिख सकता हूं कि कार्बन के एक मोल से मुराद है 12 ग्राम और 12 ग्राम से मुराद है 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 कार्बन के एटम्स। मैं लिख सकता हूं पानी के एक मोल से मुराद है 18 ग्राम और 18 ग्राम का मतलब यहां पे ये है कि 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 पानी के मॉलिक्यूल्स। मैं लिख सकता हूं सोडियम क्लोराइड का एक मोल 58.5 ग्राम। इसका मतलब है कि 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 सोडियम क्लोराइड के फार्मूला यूनिट्स। तो मादे की मिकदार जिसके अंदर पार्टिकल्स की तादाद कितनी हो, इस नंबर के बराबर हो, तो मादे की वो मिकदार क्या कहलाएगी, एक मोल। मादे की उतनी मिकदार जिसमें पार्टिकल्स की तादाद इस नंबर के बराबर होगी। जैसे कार्बन के दफ़ा वो कितनी थी, 12 ग्राम, पानी की दफ़ा वो कितनी थी, 18 ग्राम, और सोडियम क्लोराइड की दफ़ा वो कितनी थी, 58.5 ग्राम। तो मादे की वो मिकदार जिसमें पार्टिकल्स की तादाद कितनी हो, एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो, मादे की वो मिकदार क्या कहलाती है, एक मोल। मादे की उस मिकदार को क्या कहते हैं, एक मोल। एक मोल बोला जाता है। तो मोल की तारीफ लिखते हैं। मादे की मिकदार जिसके पार्टिकल्स की तादाद
6.02 10 की ताकत 23 हो, एक मोल कहलाती है। मादे की वो मिकदार जिसमें पाए जाने वाले पार्टिकल्स की तादाद कितनी होगी, 6.02 10 की ताकत 23 होगी। हम इतनी मिकदार वाले मादे को क्या बोलेंगे, एक मोल कहते हैं। मतलब अगर मेरे पास एक ऐसी मशीन है जिसकी मदद से मैं एटम्स का मास मालूम कर सकता हूँ, तो मैंने वो मशीन ली, उसमें मैंने कार्बन का एक एटम रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा, चौथा रखते 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 मैंने उस बैलेंस मशीन के ऊपर जो वेट को, जो वज़न को मालूम कर सकती है, उस मशीन के ऊपर मैंने एक एक करते 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 कार्बन के इतने एटम्स रख दिए, 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 एटम। और जब मैंने इतने एटम्स का मास देखा उस मशीन के ऊपर, तो मास कितना निकला, 12 ग्राम। तो इस मिकदार को मैंने क्या कह दिया, एक मोल। फिर मैंने क्या किया, मैंने मॉलिक्यूल्स लिए पानी के, एक रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा, मैं रखते रखते पानी के इतने मॉलिक्यूल्स मैंने उस मशीन पर रख दिए। जब मैंने इतने मॉलिक्यूल्स रखे और मैंने उसका वज़न देखा, तो वो वज़न बना 18 ग्राम। इसका मतलब कि पानी के 18 ग्राम, चूँकि इतने मॉलिक्यूल्स के मिलने से बने होते हैं, तो ये साबित हुआ कि पानी के 18 ग्राम से मुराद है पानी का एक मोल। क्योंकि किसी भी शय के एक मोल के अंदर जो पार्टिकल्स की तादाद है वो हमेशा इस नंबर के बराबर होती है। आखिरी लेक्चर में ये बात आप तफसीली समझ कर आए हुए हैं। तो अगर मैं देखूं कि मोल को ज़ाहिर किससे करते हैं, मोल का इज़हार कैसे किया जाता है, तो मोल को MOL, अंग्रेज़ी हर्फ MOL से ज़ाहिर करते हैं। मोल को अंग्रेज़ी हरफ MOL से ज़ाहिर करते हैं। अगर मैं इसका ज़रा सिंबल देखूं कि मोल का सिंबल क्या होता है, तो मोल का सिंबल N है, छोटा n, छोटे n से मोल को ज़ाहिर किया जाता है। अगर मैं मोल की मिकदारी तारीफ़ करना चाहता हूँ, मिकदारी तारीफ़ मोल की, तो मिकदारी तारीफ़ कुछ इस तरह से भी की जा सकती है। क्योंकि इधर भी मैंने कहा कि जब भी किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को, किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को, कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को, आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को किस में ज़ाहिर कर दिया जाए, ग्राम्स के अंदर, तो ये उसका क्या कहलाएगा, एक मोल कहलाएगा। तो मैं इसको कुछ इस तरह से भी इसकी तारीफ़ लिख सकता हूँ। एक मोल क्या है, एक मोल एलिमेंट्स के एटम्स की तादाद कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स की तादाद और आयोनिक कंपाउंड के फार्मूला यूनिट्स की तादाद को कहते हैं, जो कि 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 होती है। या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जब भी किसी
एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को और आयोनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को ग्राम्स में जाहिर करें तो ये उसका एक मोल कहलाती है। ये हम मुख्तलिफ तरह से मोल की तारीफ़ लिख सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हमारे पास कोई भी शय ज़्यादा मिकदार के अंदर मौजूद होती है तो उसको ज़ाहिर करने के लिए हम मोल की इस्तिलाह का इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर मैंने 12 ग्राम कार्बन को ज़ाहिर करना है तो मैं 1 मोल कह दूंगा। अगर मैंने 18 ग्राम पानी को ज़ाहिर करना है तो मैं 1 मोल कह दूंगा। अगर मैंने 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड को ज़ाहिर करना है मैं 1 मोल कह दूंगा। अगर मैंने 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को ज़ाहिर करना है तो मैं 1 मोल का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। अगर मैंने 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को ज़ाहिर करना है तो मैं फिर 1 मोल इस इस्तिलाह का इस्तेमाल करूँगा। मिसालों की मदद से इसको समझते हैं। मतलब मैं लिखता हूँ कार्बन का 1 मोल बराबर है कार्बन के 12 ग्राम्स। 1 मोल किसको ज़ाहिर कर रहा है? 12 ग्राम को। मैं ये भी लिख सकता हूँ, इससे मुराद क्या होगी? 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 कार्बन एटम्स। इतने अगर कार्बन के एटम हो तो ये कार्बन के 12 ग्राम के बराबर होंगे, जो कि कार्बन का 1 मोल कहलाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ कि पानी का 1 मोल, तो मैं लिखूँगा बराबर है पानी के 18 ग्राम्स के, जिसको मैं इस तरह से लिखूँगा 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 पानी के मॉलिक्यूल्स। मज़ीद इस तरह से लिखा जा सकता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल बराबर है सल्फ्यूरिक एसिड के 98 ग्राम्स, जो कि बराबर है 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स। इसको मज़ीद इस तरह से लिखा जा सकता है कि सोडियम क्लोराइड का 1 मोल बराबर है, सोडियम क्लोराइड का 1 मोल बराबर है सोडियम क्लोराइड के 58.02
5 ग्राम्स के, जो कि हम लिख सकते हैं 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 सोडियम क्लोराइड के फार्मूला यूनिट्स के। तो मैंने आपके सामने 4 मिसालें रखी हैं जो 3 तरह की अशिया के लिए हैं। मतलब अगर हमारे पास कोई शय एलिमेंट की शक्ल में है, कोई मॉलिक्यूल की शक्ल में है, या कोई आयनिक कंपाउंड की शक्ल में है, तो तीनों मुख्तलिफ तरह की अशिया के लिए मैंने आपके सामने मोल की वजाहत के लिए मिसालें पेश की हैं। अब हम मोल को मालूम कैसे कर सकते हैं? तो मोल को मालूम करने का भी कोई ना कोई फार्मूला होगा। तो ज़रा देखते हैं कि मोल को मालूम करने का कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। तो हम यहाँ लिखते हैं फार्मूला किस चीज़ का? मोल को मालूम करने का। मोल्स की तादाद को मालूम करने के लिए मंदरजा झैल फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। ज़रा देखते हैं कि मोल्स को मालूम करने के लिए हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। हम इस्तेमाल करते हैं मोल्स की तादाद बराबर है शय का दिया गया मास तकसीम इस शय का मोलर मास। अगर हमने किसी भी शय के मोल्स की तादाद को मालूम करना है तो हमें वो शय, उसका जितना मास दिया गया है, हम उसको तकसीम कर देंगे उसी शय के मोलर मास के ऊपर, तो हमारे पास मोल्स की तादाद निकल आएगी। अगर आप इस फार्मूला को गौर से देखें तो इसमें आपको 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक आपको नज़र आ रहे हैं मोल्स की तादाद। अगर मैं इन तीनों को इनके सिंबल्स की मदद से ज़ाहिर करना चाहता हूँ तो मोल्स की तादाद मैंने उधर लिखा है कि इसका सिंबल क्या है, n। किसी भी शय का मास, इसका सिंबल क्या होता है, छोटा m। और मोलर मास का सिंबल होता है कैपिटल M। तो ये रिलेशन, इस ताल्लुक़ को इस्तेमाल करते हुए मैं किसी भी शय के मोल्स की तादाद को बआसानी मालूम कर सकता हूँ। इस ताल्लुक़ के अंदर, इस फार्मूले के अंदर 3 चीज़ें हैं। एक मोल्स, दूसरे नंबर पर मास, तीसरे नंबर पर मोलर मास। तीनों में से अगर मुझे कोई सी भी 2 वैल्यूज़ पता हों, 2 का 2 अदद हमें पता हों, तो तीसरे को हम बआसानी मालूम कर सकते हैं। मैं इसी फार्मूले को इस्तेमाल करके किसी शय का मास भी मालूम कर सकता हूँ। मैंने कहा 3 में से 2 पता होनी चाहिए। तो अगर तो मुझे मास पता है, मोलर मास पता है, तो मोल्स मालूम कर सकते हैं। अगर मोलर मास और मोल्स पता है तो इसकी मदद से मास को भी मालूम किया जा सकता है। तो मास को मालूम करने के लिए मैं इसी फार्मूले की थोड़ी सी तरतीब में तब्दीली करूँगा तो एक ऐसी शक्ल बन जाएगी इस फार्मूले की जिसको इस्तेमाल करके मैं शय का दिया गया मास भी मालूम कर सकता हूँ। ज़रा देखें कैसे। अगर मैं इसी फार्मूले को थोड़ा सा तरतीब दे दूँ, कैसे तरतीब दूँ, ये जो शय का मोलर मास लिखा हुआ है ये इस फार्मूले की दाईं जानिब है। अगर मैं इसको बाईं जानिब लेकर जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ ये तकसीम हो रहा है, जब बाएं जानिब जाएगा तो रियाजी के असूल के मुताबिक ये बाईं तरफ जाकर मोल्स की तादाद के साथ ज़रब हो जाएगा। तो इधर अकेला क्या बच गया, शय का दिया गया मास, और किसके बराबर आ जाएगा, मोल्स की तादाद ज़रब इसी शय का मोलर मास। तो इसको लिख लेते हैं कि मेरे पास शय का
दिया गया मास किसके बराबर आ जाएगा, मोल्स की तादाद ज़रब इसी शय का मोलर मास, इसी शय का मोलर मास इसके बराबर निकलेगा। तो इस फार्मूले को, इस ताल्लुक को इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, शय का दिया गया मास मालूम कर सकते हैं, जबकि इस ताल्लुक को इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, किसी शय के अंदर मोल की तादाद को मालूम कर सकते हैं। तो ताल्लुक एक ही है, फार्मूला एक ही है, सिर्फ उसको बनाते दौरान हमने थोड़ी सी तब्दीली की है, कुछ चीज़ें एक तरफ ले गए हैं, कुछ चीज़ें दूसरी तरफ ले गए हैं, तो जिसकी वजह से हम एक ही फार्मूले को दो चीज़ों को मालूम करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब मास को मालूम करने में भी और मोल को मालूम करने में भी। तो ऐसा फार्मूला जिसकी मदद से हम मोल को भी मालूम कर सकते हैं, मास को भी मालूम कर सकते हैं, इसको मोल मास ताल्लुक बोला जाता है, मोल मास ताल्लुक। तो ये मोल मास कैलकुलेशन में मोल मास ताल्लुक के अंदर इस फार्मूले को लिखा जाता है और इसकी मदद से मोल्स की तादाद या दिए शय का दिया गया मास भी मालूम किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर आप इस फार्मूले को गौर से देखें ना, तो आपने ये एक नई चीज़ इसमें ये देखी है, मोलर मास, कि मोलर मास क्या है। तो मैं ज़रा आपके सामने मोलर मास की वजाहत करता चलूँ कि मोलर मास कहते किसे हैं। तो मोलर मास क्या होगा, मैं इसकी ज़रा तारीफ़ यहाँ पे लिख दूँ ताकि आपके लिए फार्मूले को मुकम्मल तौर पर समझना आसान हो जाए। मोलर मास, मोलर मोल्स के लिए इस्तेमाल होती है। तो किसी भी शय के एक मोल का जो मास है वो उसका मोलर मास कहलाता है। किसी भी शय के, किसी भी शय के एक मोल का मास मोलर मास कहलाता है। मैं इसी तारीफ को कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूं, इसी तारीफ को लिखा जा सकता है, जब भी किसी शय के, जब भी किसी शय के एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास को ग्राम्स में जाहिर किया जाए तो ये उसका मोलर मास कहलाता है। अब मोलर मास को ना मालूम करने के लिए हम जिस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं ना, वो यूनिट ग्राम फी मोल कहलाता है। ग्राम फी मोल, हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर इसके यूनिट के बारे में कोई बात नहीं की गई, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, आप इसको याद रखें, इसको ज़रूरी मालूमात के तौर पर, अहम मालूमात के तौर पर याद रख लें। इसके यूनिट को आगे चलकर बड़ी क्लास के अंदर चलकर ये चीज़ आपको फ़ायदा भी देगी कि मोलर मास का जो यूनिट है इसको क्या बोला जाता है, ग्राम फी मोल। और इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखेंगे ग्राम फी मोल, इस तरह से लिखा जाता है। अगर मैं मोलर मास को कुछ एग्जाम्पल मिसालों की मदद से यहाँ पे वाज़ह कर दूँ आपके सामने, तो आपके लिए मोलर मास, मोल या एवोगैड्रो नंबर, इन तमाम चीज़ों को समझना मज़ीद ज़्यादा आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ, मैं मोलर मास की यहाँ पे मिसाल देने लगा हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ
कार्बन का मोलर मास। मोलर मास से मुराद है कार्बन के 1 मोल का मास। और आप पीछे पढ़ के आए हैं कि कार्बन के 1 मोल का मास कितना होता है? 12 ग्राम। ये उसके 1 मोल का मास है। मैंने कहा इसी को मैं मोलर मास कहूँगा, 1 मोल के मास को। लेकिन सिर्फ फ़र्क किसका है? यूनिट का। मैंने चूंकि 1 मोल का ही मास, 1 मोल का ही मास मोलर मास की सूरत में लेना है, तो लिहाजा मैं लिखूँगा कार्बन का मोलर मास 12 ग्राम फी मोल। ये उसका मोलर मास बन गया। अगर मैं सिर्फ 12 ग्राम लिखता तो फिर मैं लिखता कार्बन का 1 मोल, लेकिन मैंने कार्बन का मोलर मास लिखा है तो मैं ग्राम फी मोल भी साथ लिखूंगा। अगर मैं लिखूं पानी का मोलर मास तो मैं लिखूंगा 18 ग्राम फी मोल। अगर मैं लिखता हूं सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास तो फिर मैं लिखूंगा 98 ग्राम फी मोल। अगर मैं लिखता हूं सोडियम क्लोराइड का मोलर मास, मोलर मास मतलब 1 मोल का मास, सोडियम क्लोराइड का मोलर मास, तो ये बराबर आ जाएगा 58.5 ग्राम फी मोल। मुख्तलिफ मिसालें मैं इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि मैंने लेक्चर का आगाज़ इस बात से किया था कि हमारे पास जो अशिया हैं वो मुख्तलिफ तरह की होती हैं, एलिमेंट की शक्ल में, कंपाउंड की शक्ल में या आयोनिक कंपाउंड की शक्ल में। चूँकि अशिया मुख्तलिफ हालतों के अंदर पाई जाती हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल्स के मिलने से बनी होती हैं, लिहाजा इन चीज़ों को एक दूसरे से वाज़ेह रखने के लिए मैंने जब भी मिसाल दी है, चाहे मैंने मोल की मिसाल दी है, चाहे मैंने मोलर मास की मिसाल दी है, मैंने हर तरह की शय के लिए एक एक अलहदा मिसाल दी है ताकि इनको समझना और जहन में रखना आपके लिए आसान हो। अज़ीज़ तलबा तालबात, आज आपने समझा कि अशिया की मुख्तलिफ़ इक़साम कौन कौन सी हैं, उनके सबसे छोटे ज़र्रात कौन कौन से हैं, उनके मासिस को किस तरह से ज़ाहिर किया जाता है, और इस एक पूरे पैटर्न की मदद से आपने तफसीली तौर पर समझा कि मोल क्या है, इसकी मुख्तलिफ़ तारीफ़ें भी आपने पढ़ी, इसको ज़ाहिर कैसे करते हैं, और इसके साथ साथ आपने कुछ मिसालों की मदद से इसको समझने की कोशिश की। मोलर मास का आपने नज़रिया भी यहाँ पे समझा और मोलर मास को समझने के लिए उसकी मिसालों से उसकी वजाहत भी की गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये तफसीली लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से याद करेंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर है। अस्सलाम वालेकुम।